दोस्तों, आज से 25 साल पहले 12 नवंबर 1996 को सऊदी एयरलाइंस की एक उड़ान ने हमेशा की तरह दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी। मौसम बिल्कुल साफ था और हवा भी शांत थी और कोई भी ऐसा संकेत नहीं था जिससे पता चल सकता था कि कुछ ही पलों में हजारों फीट की ऊंचाई पर लगभग 350 यात्रियों सहित यह विमान चकनाचूर हो जाएगा। यह घटना हरियाणा के चरखी दादरी के टिकाण गांव के आसमानों में घटित हुई थी। कजाकिस्तान के शामकेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। इसमें कुछ छोटे छोटे व्यापारी बैठे हुए थे जो कि पड़ोस के किर्गिस्तान देश से थे। ये लोग इंडिया जा रहे थे ऊल अर्थात ऊन खरीदने के लिए, जिससे वापस आकर सेंट्रल एशियन के बाजारों में बेचा जा सके। इस जहाज में कुल 27 पैसेंजर्स के साथ 10 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। उसी समय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट तैयार हो रही थी टेक ऑफ करने के लिए। इस प्लेन में कुल 312 यात्री थे, जिसमें से 231 इंडियन थे। इसके अलावा इस जहाज में कुल 23 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। ये सभी पैसेंजर ब्लू कॉलर वर्कर्स थे जो कि मेनली कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। ये सभी लोग सऊदी जा रहे थे जॉब के लिए, जिससे अपनी फैमिलीज के लिए कुछ अर्निंग्स कर सकें। उन दिनों दिल्ली हवाई अड्डे का रनवे वन वे था, यानी प्रस्थान और आगमन दोनों रनवे एक ही तरफ होता था। शाम के 6:33 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ करती है। उस समय दिल्ली एटीसी में कंट्रोलर वीके दत्ता ऑन ड्यूटी थे। वो इस फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए गाइड कर रहे थे। प्लेन ने टेक ऑफ किया और कुछ ही मिनटों में 10,000 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली। इसके बाद प्लेन का पायलट एटीसी ऑपरेटर वीके दत्ता से क्लियरेंस पूछते हैं कि क्या वह 14,000 फीट की ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। क्लियरेंस मिलने के बाद करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए बोइंग 747 कुछ ही मिनटों में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और इसने दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी और भी ऊपर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन एटीसी वीके दत्ता ने उसे उसी ऊंचाई पर रहने का निर्देश दिया। उसी समय कजाकिस्तान का विमान IL-76 विपरीत दिशा से 15,000 फीट की ऊंचाई पर दिल्ली की तरफ आ रहा था। दिल्ली एटीसी के कंट्रोलर दत्ता ने उसे FL 150 यानी कि 15,000 फीट पर रहने का निर्देश दिया। वीके दत्ता ने कजाकिस्तान के विमान के पायलट को यह भी बताया कि बिल्कुल विपरीत दिशा में सऊदी एयरलाइंस की उड़ान केवल 10 मील दूर है और मुमकिन है कि अगले 5 मील में कजाकिस्तान के विमान को पार करेगी। एटीसी ने आगे निर्देश दिया कि रिपोर्ट इफ इन साइट, यानी अगर ये विमान दिखाई देता तो एटीसी को इसकी सूचना दी जाए। कजाकिस्तान के विमान ने दोबारा दूरी तय की। एटीसी ने जवाब दिया कि ट्रैफिक अब 8 मील दूर है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। शाम के 6:30 पर सऊदी अरब का विमान 14,000 फीट की ऊंचाई पर था। वहीं कजाकिस्तान का विमान 15,000 फीट की ऊंचाई से नीचे उतर रहा था। वीके दत्ता को रडार सर्विलेंस के जरिए उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर दोनों प्लेन ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह दिखाई दे रहे थे। ये दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे और अंत में ये दोनों डॉट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए और दोनों डॉट्स अचानक गायब हो गए। दत्ता को अंदेशा हो गया कि कुछ बहुत बड़ी अनहोनी इन दोनों प्लेन्स के साथ हो चुकी है। आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगे थे। देश के इतिहास का पहला और इकलौता मिड एयर कोलिजन हो चुका था। यह घटना विमान इतिहास में सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक है। इस दुर्घटना में 8 देशों के कुल 351 लोग मारे गए थे, जिनमें सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में 312 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य थे और कजाकिस्तान के विमान में 32 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य शामिल थे। दुर्घटना में 231 भारतीय, सऊदी अरब के 18, नेपाल के 9, पाकिस्तान के 3, अमेरिका के 2 और ब्रिटिश के 1 नागरिक की मौत हुई थी। 84 लोगों की पहचान नहीं हो पाई थी। जमीन पर 2 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन हवा में एक आदमी था जिसने दुर्घटना के कुछ ही क्षण बाद का हाल एटीसी को बताया था। दिल्ली से 8 मिनट की दूरी पर अमेरिकी वायुसेना का एक विमान इस्लामाबाद से अमेरिकी दूतावास का सामान लेकर दिल्ली पहुंचने ही वाला था। टकराव के 2 मिनट बाद उसने दिल्ली एटीसी को सूचना दी कि उसने आग का एक बड़ा गोला देखा है जो कुछ ही पल में जमीन पर 2 अलग अलग दिशाओं में गिरते हुए दिखा है। इस पायलट ने एटीसी को बताया कि हमने अपनी दाहिनी ओर एक विशाल आग के गोले जैसा कुछ देखा है। यह एक बड़े विस्फोट की तरह लग रहा है। एटीसी ने तुरंत दोनों विमानों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके 1 मिनट बाद अमेरिकी विमान ने दोबारा से इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने पहले इसे बिजली चमकने की कोई घटना समझा था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें इस समय आपके उत्तर पश्चिम में लगभग 44 मील दूर दाईं और 2 आग के गोले दिखाई दे रहे हैं। गुजरते हुए हमने बादलों में आग का एक बड़ा गोला देखा और मुझे मलबा भी दिखाई दिया। जमीन पर 2 अलग अलग जगहों पर आग है। ओवर। ये आग के गोले दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के चरखी दादरी गांव में गिरे हुए थे। हादसे के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और मुख्यमंत्री बंसी लाल ने भी मौके का निरीक्षण किया। यह हादसा विश्व के 10 सबसे बड़े हवाई हादसों में से एक दर्ज किया गया है। हादसे के बाद अटकलों का दौर जारी था। कुछ लोगों ने विमान के उपकरण में अचानक खराबी को दुर्घटना की वजह बताया। किसी ने दिल्ली एटीसी के उपकरण को आउटडेटेड बताया तो कुछ लोगों ने पायलटों को दोषी ठहराया। जब ब्लैक बॉक्स की जांच करने की बारी आई तो पक्षकार इसे भारत में खोलने के लिए सहमत नहीं हुए। यहाँ आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स सभी प्लेन्स में रहता है, चाहे वह पैसेंजर प्लेन हो, कार्गो हो या फिर फाइटर प्लेन हो। यह हवा में उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला एक उपकरण होता है।
इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। आमतौर पर इस बॉक्स को सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम का बना होता है और टाइटेनियम के ही बने डिब्बे में बंद होता है, ताकि ऊंचाई से जमीन पर गिरने या समुद्री पानी में गिरने की स्थिति में इसको कम से कम नुकसान हो। लाहौटी आयोग ने भारत की नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी में रिकॉर्ड हासिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन दोनों एयरलाइंस ने लैब की क्षमताओं पर संदेह व्यक्त किया और भारत के बाहर डिकोडिंग पर जोर दिया। आखिरकार यह फैसला हुआ कि कजाकिस्तान एयरलाइंस अपने ब्लैक बॉक्स की जांच मॉस्को की एक लैब में कराएगी और सऊदी एयरलाइंस ब्रिटेन की लैब में जांच कराएगी। लाहौटी आयोग और पक्षकारों को इस प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए दोनों जगहों पर मौजूद रहने की इजाजत दी गई। घटनास्थल का दौरा करने और एटीसी के स्टाफ से मुलाकात करने और फ्लाइट रिकॉर्ड डेटा और वॉइस रिकॉर्ड यानी ब्लैक बॉक्स की जांच करने के बाद लाहौटी आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि टकराव का मूल और अनुमानित कारण कजाकिस्तान के विमान का बिना अनुमति के 14,000 फीट से कम ऊंचाई पर आना और निर्देश के अनुसार 15,000 फीट की ऊंचाई पर न बने रहना है। आयोग ने स्पष्ट किया कि कजाकिस्तान विमान की दुर्घटना की एक वजह कजाकिस्तान के पायलट को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान का कम होना था, जिसके कारण एटीसी के निर्देशों की गलत व्याख्या की गई थी। ब्लैक बॉक्स में रिकवर्ड ऑडियो डेटा के सुनने के बाद पता चला कि कजाक एरोप्लेन का पायलट ध्यान से सुन भी नहीं पा रहा था कि एटीसी कंट्रोलर वीके दत्ता क्या कह रहे हैं, बल्कि वह कंप्लेन कर रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कितना ट्रैफिक है, ये लोग ट्रैफिक को हटाते क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। कजाक पायलट को ठीक से इंग्लिश भी समझ में नहीं आती थी। रिकवर हुए एक रेडियो ऑपरेटर से पता चला कि वह पायलट एसीसी से आए मैसेज को इंग्लिश से रशियन भाषा में ट्रांसलेट कर रहा था ताकि उसे समझ में आ सके। यह पूरा एक्सीडेंट एरर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। दोनों विमानों को एटीसी की तरफ से स्पष्ट और उचित निर्देश दिए गए थे जो तयशुदा प्रक्रिया के अनुसार थे, और दिल्ली हवाई अड्डे के वन वे एयर कॉरिडोर ने दुर्घटना में कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी। आयोग ने यह भी कहा कि दुर्घटना से करीब 30 सेकंड पहले दोनों विमान बादलों की परत में दाखिल हुए थे और उनमें से कुछ हल्का सा टर्बुलेंस हुआ था, लेकिन इससे कोई आपात स्थिति पैदा नहीं हुई थी। जांच में पता चला कि कजाकिस्तान के विमान के कॉकपिट में जो बातचीत हुई उनके अनुसार रेडियो अधिकारी ने दोनों विमानों के टकराने से ठीक 4 सेकंड पहले सऊदी विमान को सामने देखा था। इसी तरह सऊदी विमान चालक दल के अंतिम शब्दों से यही पता चला कि उन्होंने भी कजाकिस्तान विमान को आखिरी समय में देखा था और वो समझ गए थे कि मौत उनके बहुत ही करीब है। विमान के मलबे से अंदाजा लगाया गया कि कजाकिस्तान का विमान सऊदी विमान से नीचे आ चुका था और जैसे ही सऊदी विमान दिखाई दिया उसने तुरंत अपनी सही ऊंचाई 15,000 फीट पर पहुंचने की कोशिश की और बिल्कुल आखिरी समय में उसका पिछला हिस्सा सऊदी विमान के दाएं पर से टकरा गया था। उस समय दिल्ली हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का काम चल रहा था, लेकिन कोई सेकेंडरी रडार उपलब्ध नहीं था जो विमान की दूरी के अलावा ऊंचाई को भी बता सके। आमतौर पर यह माना जाता है कि उस समय दिल्ली एयरपोर्ट का रडार सिस्टम पुराना हो चुका था जो दूरी को बता सकता था लेकिन ऊंचाई को नहीं। दुर्घटना के वर्षों बाद विमानों का इस तरह हवा में टकरा जाना अविश्वसनीय घटना लगता है, लेकिन 349 लोगों की मौत अंतिम सच है, कम से कम उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने दुर्घटना में अपने किसी भी करीबी को खो दिया है। जहाजों के उड़ने के लिए आसमान में कुछ रास्ते निर्धारित किए जाते हैं। आप कहीं भी किसी भी रास्ते में बेखौफ होकर प्लेन नहीं उड़ा सकते। इन रास्तों को एयरवेज कहा जाता है। इन एयरवेज को एयर कॉरिडोर्स में डिवाइड किया जाता है। आने और जाने वाले प्लेन्स के लिए एक ही कॉरिडोर होने पर एक्सीडेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए एटीसी ज्यादातर अलग अलग कॉरिडोर्स रखती हैं आने और जाने वाले प्लेन्स के लिए, ताकि एक्सीडेंट होने की गुंजाइश बहुत ही कम हो। इसके अलावा फ्लाइट किस ऊंचाई पर उड़ रही है अर्थात उसका एल्टीट्यूड भी एटीसी के निर्देशों पर मेंटेन करना होता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के अनुसार किसी भी दो फ्लाइट्स के बीच में कम से कम 1000 फीट का एल्टीट्यूड अनिवार्य है, अर्थात दोनों फ्लाइट्स के बीच में वर्टिकल सेपरेशन 1000 फीट का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हर एरोप्लेन के 14 किलोमीटर रेडियस में कोई दूसरा प्लेन नहीं होना चाहिए। ये सभी रूल्स एटीसी के निर्देशों के अनुसार पायलट द्वारा फॉलो किए जाते हैं। जमीन पर बैठे एटीसी कंट्रोलर हमेशा आसमान में उड़ रहे प्लेन पर नजर बनाकर रखते हैं। एटीसी को पूरी खबर होती है कि प्लेन की स्पीड कितनी है, उसकी पोजीशन क्या है और उसका एल्टीट्यूड अर्थात हाइट कितनी है। एटीसी इन सभी चीजों की निगरानी रडार सर्वेलेंस द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार रखती है। रडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह डिवाइस रेडियो वेव्स की सहायता से दूर मौजूद ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। एटीसी को सभी प्लेन्स डॉट्स की तरह उनकी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। रडार से एयरक्राफ्ट के अलावा टोर्नाडोज को भी डिटेक्ट किया जाता है। प्लेन को डिटेक्ट करने में दो प्रकार के रडार यूज किए जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रडार। प्राइमरी रडार के लिए दुनिया के कई जगहों पर कुछ एंटीनास को इंस्टॉल किया गया है। ये सभी एंटीनास रेडियो वेव्स भेजते हैं और ये रेडियो वेव्स जब एरोप्लेन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं तब उनके टाइम का रिफ्लेक्शन देखा जाता है और उसके आधार पर प्लेन के डिस्टेंस का अनुमान लगाया जाता है। प्राइमरी रडार सिर्फ प्लेन की दूरी बता सकता है लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं बता सकता। ऊंचाई अर्थात एल्टीट्यूड का अनुमान लगाने के लिए सेकेंडरी रडार का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक पे एक ट्रांसपोंडर प्लेन के ऊपर लगाया जाता है
जो भी सिग्नल्स प्राइमरी एंटीना से प्लेन में आ रहे हैं, ट्रांसपोंडर उन सभी सिग्नल्स को कैच करता है और अपने सिग्नल से उन्हें रिस्पॉन्ड करता है। सेकेंडरी रडार की टेक्नोलॉजी 1990 के दशक में शुरू तो हुई थी, लेकिन जिस समय यह घटना हुई उस समय यह टेक्नोलॉजी दिल्ली एटीसी के पास सेवा में नहीं थी। उस समय प्लेन से संबंधित सभी गतिविधियां एयरपोर्ट के एटीसी, प्लेन के पायलट और प्राइमरी रडार द्वारा संचालित की जाती थी। प्राइमरी रडार उतना ज्यादा विश्वसनीय नहीं होता था, इससे सिर्फ प्लेन की पोजीशन के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता था। सटीक जानकारी प्राइमरी रडार द्वारा नहीं हासिल हो पाती थी। उस वक्त एल्टीट्यूड का पता लगाने के लिए एटीसी पायलट से बात करके ही पता लगाते थे। एटीसी इन सभी हाइट और डिस्टेंस की जानकारियों को हाथ से लिखते थे और चार्ट की सहायता से हाइट और डिस्टेंस को कैलकुलेट करके पायलट को निर्देश देते थे। दिल्ली जैसे बिजी एयरपोर्ट पर इन सभी डेटा पर काम करना बहुत ही स्ट्रेसफुल होता था, क्योंकि ज्यादातर काम मैनुअली ही किए जाते थे। दिल्ली एयरपोर्ट के डिप्यूटी डायरेक्टर जेएस आहूजा ने एक बार कहा भी था, बिजी नाइट्स में, पीक आवर्स में दिल्ली एटीसी में बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। एटीसी का जॉब बहुत ही स्ट्रेसफुल माना जाता है, लेकिन आज के आधुनिक समय में डेटा एनालिटिक्स की सहायता से इन सभी चीजों पर कंट्रोल रखना थोड़ा सा आसान हो गया है, इसलिए स्ट्रेस भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो गया है। दोस्तों, इस बड़े हादसे को द स्विस चीज मॉडल के अनुरूप बताया जाता है। इस मॉडल के अनुरूप एक साथ बहुत सी गलतियां रॉन्ग टाइम पर हुई, इसलिए इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था। अगर इनमें से एक भी गलती नहीं हुई होती तो इस टक्कर को टाला जा सकता था। इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक सऊदी एयरलाइंस का पायलट ढंग से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया होगा। उन्हें 14,000 का एल्टीट्यूड मेंटेन करने को कहा गया था, लेकिन वह 15,000 के एल्टीट्यूड पर चला गया, जिससे कजाक वाले प्लेन के साथ टक्कर हो गई। इस घटना के बाद इंडियन एयर सिस्टम में बहुत से चेंजेस किए गए थे। अब सेकेंडरी रडार इंडिया के सभी एटीसीज पर लगाया जा चुका है। हवा में उड़ने वाला हर एरोप्लेन अब TCAS अर्थात ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के साथ उड़ता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो अलार्म बजा देता है एरोप्लेन में अगर कोई भी दूसरा प्लेन उस प्लेन के 1000 फीट वर्टिकल डिस्टेंस में आए तो। इसके अलावा यह सिस्टम ऑटोमेटिकली प्लेन को अपने हिसाब से प्लेन के ऊपर या नीचे उड़ाने लगता है 1000 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। इस इंसिडेंट के बाद पायलट्स के लैंग्वेज पर भी काम किया गया। उन्हें इंग्लिश के शब्दों को मिस इंटरप्रेट करने से बचने की ट्रेनिंग दी गई। इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कराया गया। यह रूल बनाया गया कि अगर कोई फ्लाइट इंटरनेशनली फ्लाइट कर रहा है तो पायलट को इंग्लिश में एक्सपर्ट होना जरूरी है। अगर यह डोमेस्टिकली फ्लाइट कर रहा है तो पायलट अपने नेशनल लैंग्वेज में बात कर सकता है। इन सभी चीज़ों पर काम किया गया और फॉर्चुनेटली ऐसा दूसरा इंसिडेंट इंडिया में देखने को अभी तक नहीं मिला। घटना के बाद गांव वालों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने ऊपर से आग के गोले गिरते और नीचे से काला धुआं उड़ते हुए देखा था। पहले तो एक खतरनाक आवाज़ आई जिसने पूरे गाँव को हिलाकर रख दिया। घरों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गई और हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। लोग इसे भूकंप समझकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। जब यह पता चला कि यह एक एरोप्लेन का क्रैश है तो लोग आग और धुएं की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि विमान गांव के बाहर एक खेत में गिरा था। उनका मानना था कि सऊदी पायलट ने गांव को बचाने की कोशिश की थी और विमान को खेत की तरफ ले गए थे। दुर्घटना की अधूरी जानकारी के साथ पत्रकार घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए, लेकिन जानकारी अधूरी होने की वजह से अफरा तफरी में कुछ पत्रकार हरियाणा के चरखी दादरी की बजाय उत्तर प्रदेश के दादरी गांव में पहुंच गए, जबकि दोनों विपरीत दिशाओं में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। नताशा बुधवार, जो उस समय एनडीटीवी के लिए काम करती थी, घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले पत्रकारों में से एक थी। उन्होंने बताया कि जब वह मौके पर पहुंची तब रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे और उन्होंने दूर से ही देखा कि विमान का मलबा जल रहा है। उन्होंने बताया कि करीब जाते हुए ये सोच रही थी कि वह मलबे पर चल रही है, तभी उनका पैर एक लाश से टकरा गया। जब उनके साथी कैमरामैन ने कैमरा लाइट ऑन की तो यह दृश्य देखने को मिला। मुझे आज भी उसका चेहरा, उस चेहरे के भाव, उसके शरीर का आकार याद है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो, जैसा कि नताशा ने महसूस किया। और उस दुर्घटना को कवर करने वाले ज्यादातर पत्रकार जलती हुई लाशों की गंध पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि वहां आसपास हर खेत में शरीर के अंग बिखरे हुए थे और अंधेरे में खेत की मिट्टी या गोबर समझकर उन पर चल रहे थे। हर तरफ शव, घड़ियां, जेवर, चश्मे, साड़ियां, मसाले के पैकेट और खिलौने बिखरे पड़े थे। कुछ आधी लाशें थी जिनमें किसी का ऊपरी हिस्सा गायब था तो किसी का निचला हिस्सा गायब था और कुछ शव जले हुए भी थे। हजारों फीट की ऊंचाई से तेजी से गिरने के बाद सऊदी विमान का इंजन जहां गिरा वहां 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। जहाज का ढांचा पहचान में नहीं आ रहा था, केवल उसकी पूंछ का एक हिस्सा ही कुछ हद तक पहचान में आ रहा था। कई लोगों ने शवों से घड़ियां, गहने और कपड़े उतार लिए थे। इसके विपरीत कई स्थानीय लोगों ने मृतकों और उनके सामान को बरामद करने में सराहनीय मदद की और उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर शवों को पास के अस्पताल में पहुंचाने का काम किया था। जब शवों को चरखी दादरी अस्पताल में ले जाया गया तो उन्हें अस्पताल के कॉरिडोर और वार्डों में बर्फ के ढेर पर फेंक दिया गया, जिससे वहां बहुत खून बहने लगा। क्योंकि स्थानीय अस्पताल में शवों को सुरक्षित रखना आसान नहीं था और कई शव इस हद तक जल चुके थे या इस हद तक बिखर गए थे कि उनकी पहचान करना भी नामुमकिन था और तुरंत उनका अंतिम संस्कार करना या दफनाना जरूरी था।
एक हिंदू संगठन ने मांग की कि जिन जले हुए शवों की पहचान नहीं हो सकते उन शवों का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से किया जाए। मुसलमानों ने इसका विरोध किया। कई घंटों की बातचीत के बाद आखिरकार यह तय हुआ कि विमान में यात्रा कर रहे मुसलमानों और हिंदुओं में से जितने शवों की पहचान नहीं हो पाई है उनके अनुपात के हिसाब से इन शवों का बंटवारा कर दिया जाए। कुल मिलाकर 76 मुसलमानों, 15 हिंदुओं और 3 ईसाइयों के शवों की पहचान नहीं हो सकी थी, या उनके शरीर के कुछ अंग मिले थे और उनके अवशेषों को दफनाया गया था या उनका अंतिम संस्कार किया गया था। दोनों विमानों में ऐसे लोग सवार थे जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की उम्मीदें लिए अपने अस्थायी मंजिल की तरफ जा रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।